देवबंद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ की पैडागोजी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी मैथ की पैडागोजी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये बस ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको पैडागोजी कैसे करते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ टैग लिए हुए हैं एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव टैग होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव टैग, कुछ नेगेटिव टैग। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने आपका सीटेट का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव टैग को रेफरेंस देना है। ठीक है, नेगेटिव को आप नेगलेक्ट कर दें। तो देख लेते हैं पॉजिटिव टैग कौन कौन से हैं। तर्क या तार्किक, वास्तविक जीवन से जोड़ना, अधिगम के अवसर देना, व्यापक विकल्प, गणितीय, समझ, चिंतन, प्रोत्साहन, विस्तार, व्यापक। ठीक है, ये जो क्या है आपके पॉजिटिव टैग है। अब इनको निगेटिव को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उच्च कक्षाओं के लिए, बच्चों को जो मैथ पढ़ाया जाता है वो उच्च कक्षाओं के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। व्यावसायिक बनने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। रोजगार के लिए, ये भी कुछ नहीं होता। ग्रेड एवं रैंकिंग, सीमितता केवल मात्र ही, याद करना, रटना या कंटेस्ट कराना। दोस्तों, ये दो टैग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव टैग को रेफरेंस देना है। कहीं ना कहीं ये आपके ऑप्शन में मिलेंगे तो आपको नेगेटिव भी, लेकिन आपको इनकी पहचान करनी है कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर गणित की प्रकृति। गणित की जो प्रकृति है कैसी है, तार्किक होती है। कैसी होती है, तार्किक होती है। गणित के निष्कर्ष या तथ्य विश्वसनीय, यथार्थ और वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है गणित में पाठ्यक्रम का स्थान। गणित का पाठ्यक्रम में होना बहुत जरूरी है। गणित हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गणित विज्ञान विषयों का आधार होता है। गणित अन्य विषयों को पढ़ाने में सहायता करता है, इसलिए पाठ्यक्रम में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़कर अपने नोट्स बना लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या है, गणित की जो भाषा है सांकेतिक भाषा होती है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। यह अमूर्त संप्रत्यों को मूर्त में सिद्ध करता है। गणित में कुछ शब्द प्रयोग होते हैं जैसे पद, चर, संख्या आदि। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है सामुदायिक गणित। वह गणित जो हम इस समुदाय में रहने के लिए अवसर देता है। ठीक है, वो क्या होता है, सामुदायिक गणित होता है। जैसे दुकान से सामान लेने में गणित का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी लेने गए दुकान से, आपने 1 किलो चीनी ली। ठीक है, आपने 100 का नोट दिया, तो आपको कितने पैसे वापस लेने हैं, वो उसमें सब इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नोट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या कहा है नोट पॉइंट में, जब भी प्रश्न में व्यवहारिक प्रयोग होगा, समझ रहे, वह सामुदायिक गणित से संबंधित होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे ही पैडागोजी लगाते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। अंकगणित सामुदायिक का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्या होता है, अंकगणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है गणित में मूल्यांकन। गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण की समस्याएं। तो दोस्तों, गणित में जो शिक्षण की समस्याएं आती है वो क्या क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। पहली है बच्चे का आधार या नींव का कमजोर होना। नंबर 2 है रुचि का अभाव। नंबर 3 है शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का सही ज्ञान न होना। शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त न होना। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना करके चलना है, ताकि आपको रिवीजन में परेशानी ना हो।
और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन वीडियो को देख लिया तो सीटेट आपका अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। गणित के शिक्षण में बच्चों की त्रुटियां पकड़ना और उनका विश्लेषण करना, ठीक है, ये होता है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। एक होता है निदानात्मक, इम्पोर्टेंट है, बच्चों की कठिनाइयों का, कमजोरियों का, या बच्चा जो सीखने में त्रुटि कर रहा है उसका पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है फिर आपका उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, बच्चों की कमी, कठिनाई और त्रुटियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक नोट पॉइंट है, इसको भी आप देख लेना, मूर्त, वास्तविक, चित्र, कहानी, कथन, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन सीरियल में लगाने के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं इस एग्जाम में पूछ लिया ना जाए। तो पहले क्या आएगा, मूर्त, वास्तविक, उसके बाद चित्र, फिर कहानी कथन, फिर अमूर्त चिन्ह के रूप में बच्चों को अवगत कराते हैं। तो इसका क्रम पूछ लेते हैं, तो आपको इसका क्रम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, एक नोट पॉइंट और है, यदि बच्चे को ज्यामितीय संकल्पना सिखानी है तो मानसिक चित्रण सबसे पहले, ठीक है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन और फिर आपका औपचारिक निगमन, ये भी क्रम में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये कब है, यदि बच्चे को ज्यामितीय संकल्पना सिखानी है, ये तब आपका काम करेगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ पहली होती है आगमन विधि। आगमन विधि का आप सभी को पता भी होगा, इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम तक पहुंचा जाता है। इसका ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है, ठीक है। दूसरी है निगमन विधि। इस विधि में शिक्षक बच्चे को पहले नियम बता देता है या रटवा देता है, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसमें जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिर संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में दिए गए आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह रेखागणित ज्यामिति सूत्र को सिद्ध करने में प्रयोग होती है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि रेखागणित का प्रयोग किस विधि में होगा, तो आपको बताना है संश्लेषण विधि में, ठीक है। ज्यामिति का प्रयोग संश्लेषण विधि में, सूत्र को सिद्ध करने का यूज या प्रयोग किस में होता है, संश्लेषण विधि में। चलिए जी, नेक्स्ट आती है फिर विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में दिए गए आंकड़ों के टुकड़े करते हैं, उसमें इकट्ठा किया जा रहा था, इसमें टुकड़े करेंगे विश्लेषण में, फिर उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और जो संश्लेषण थी आपकी वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ये दोनों अपोजिट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना। इस विधि में बच्चा खोज करता है और अपने नियम बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि में बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं और उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रयोगशाला विधि। अब नोट पॉइंट है, दशमलव संख्याएं पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान रखना है। दशमलव संख्या पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग ही करते हैं, यह होता है। एक नोट पॉइंट हो रहा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थानीय समझ पढ़ाने के लिए गिनतारा का प्रयोग होता है। किसका होता है, गिनतारा का प्रयोग होता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एक है ज्यामितीय संकल्पना पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपको ज्यामितीय अगर संकल्पना पढ़ा रहे हैं तो उसमें जियो बोर्ड या ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इन सभी को देख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट फिर आपका भिन्न पढ़ाने के लिए तो संख्या चार्ट या संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। ये चार चीज़ें आपको मैंने बताई है और चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी, अब अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में भी कुछ देख लेते हैं क्या इनमें अंतर होता है। चलिए जी, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, जब कोई बालक चिंतन के अनेकों विकल्पों और विचारों के बारे में सोचता है तो क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन होता है। जब कोई बालक
केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करता है तो वह क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। अब अपसारी चिंतन में क्या है? उत्तर की खोज में चिंतन व विस्तृत उत्तर। अभिसारी में क्या होता है? यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर तक। नंबर 3 है, यदि मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ने लगे तो, ऐसे से जब क्वेश्चन करता है तो वो अपसारी चिंतन होता है। अच्छा, ये है आपका भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये आपका अभिसारी चिंतन में आएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नोट पॉइंट और है आपका, इसको भी देख लेते हैं। जहां हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छी तरीके से अभिसारी और अपसारी चिंतन को पता लग जाएगा। जहां हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। ये सृजनात्मकता अपसारी से संबंधित है। जहां हमारे विचारों का सोचने का दायरा सीमित हो जाता है वो क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको फिगर भी बनाई है इसमें, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है? अपसारी चिंतन की एक फिगर ली है मैंने। नए विचार सोचते हैं, ठीक है, इनमें नए विचारों का सोचना लगा रहता है। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है? आपका दायरा सीमित हो जाता है इनका। ठीक है, तर्क के माध्यम से सोचते हैं अभिसारी चिंतन में। ठीक है, एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। किसी भी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसके गुण या दोष का पता लगाना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है दोस्तों,